आज यार बच्चों डिप्रिसिएशन वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। आप सभी को अगर याद आ रहा है तो जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं प्लीज आप लोग मुझे डाउट पूछ सकते हो, बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं है। मुन्ना ध्यान देना आप सभी ने, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग वाले चैट करके डाउट पूछेंगे, फेस टू फेस वाले यहीं पूछने वाले हैं। डिप्रिसिएशन के अंदर हमने सबसे पहले क्या क्या चीजें देख ली थी एक बार बता देना। फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रिसिएशन का मीनिंग देख लिया था, राइट? आपको अगर याद आ रहा है तो डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट, बरोबर है। मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, wear and tear, passage of time, and innovation and technology, right, etc. और उसके बाद एक और चीज बताई थी आपको, डिप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट के चलते ये डेफिनेशन बना था। असेट की कॉस्ट को उसके यूजफुल लाइफ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने देखा था डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, बेसिकली नॉन कैश एक्सपेंस, बिकॉज आपको किसी को भी इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू पे एनी सिंगल पेनी, नीदर टुडे नॉट टुमारो, यस और नो। साथों साथ हमने ये देखा था कि जब कभी भी आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डिप्रिसिएबल असेट पे ही चार्ज होगा। और डिप्रिसिएबल असेट कौन सी असेट रहेगी, वो जो ये चारों कंडीशन फुलफिल करती है। उसकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए, यूजफुल लाइफ लिमिटेड होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, उसकी ओनरशिप हमारे पास होनी चाहिए, और वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। अगर इन चारों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होता है तो वो एसेट डेप्रिसिएबल एसेट नहीं रहेगा। और अगर वो एसेट डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है तो उस पर डिप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगा। उसके बाद हमने ये देखा था कि डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू। डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू का मतलब क्या है, वो अमाउंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है, यस और नो। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अमाउंट कौन सी दिखेगी, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। 100 रुपए की एसेट थी, 10 रुपया डिप्रिसिएशन, बुक में कितना दिख रहा है 90। ये 10 रुपए डिप्रिसिएशन, बुक में 80, यस और नो। तो जो बुक में दिखेगी वो रहेगी बुक वैल्यू। उसी को प्यार से हम लोग WDV और रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग मेथड स्टार्ट करने का सोचा था, राइट। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डिप्रिसिएशन टॉपिक में, मुन्ना सब ने ध्यान देना है प्लीज। तो अकाउंटिंग मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी मेथड है, एनीबॉडी प्लीज वन बाय वन, हाँ बोल। अकाउंटिंग मेथड, स्क्रैप वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और कोई। अकाउंटिंग मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, एनीबॉडी बचपन पढ़ा होगा कहीं पे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोल रहे कुछ बच्चे, स्ट्रेट लाइन। ओके आ जाओ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग की दो ही मेथड है। मैं डिप्रिसिएशन के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, ये अकाउंटिंग की मेथड नहीं है। ये डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड है। मैं डिप्रिसिएशन के अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड नहीं। अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड है स्ट्रेट लाइन, WDV, NUT, SYD, ये सारी मेथड अमाउंट कैलकुलेट करने की। मैं आपको अमाउंट कैलकुलेट करने की मेथड पूछ रहा हूँ या अकाउंटिंग करने की, अकाउंटिंग करने की। क्या लिखा है यहाँ पे, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की दो ही मेथड है, लिखो। पहली चार्ज टू असेट, चार्ज टू एसेट, और दूसरी मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। आप डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग ये दो तरीके से कर सकते हो। पहली चार्ज टू असेट, या फिर दूसरी मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यस और नो। ध्यान से सुनना सब लोग। चार्ज टू असेट मतलब क्या, अच्छा दोनों में से कोई एक ही मेथड यूज करोगे, दोनों नहीं।
इसलिए मैंने बीच में और लिखा है, इधर दिस और दैट। अल्टीमेट दोनों का मतलब सेम ही है, बस तरीका अलग है, जस्ट मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, बस प्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है, बाकी मीनिंग सेम ही रहेगा। इसीलिए मैंने बीच में लिख दिया और, दोनों में से कोई भी एक। सर एग्जाम में कौन सा यूज करना है? जो क्वेश्चन में बोला रहेगा वो, यस और नो। चार्ज टू असेट का मतलब क्या है? हम लोग डिप्रिसिएशन का अमाउंट, मोना प्लीज ध्यान देना, अब तक जो डिप्रिसिएशन बताया उसके अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट है? सबको सारी चीजें क्लियर है? क्या मैं आगे पढ़ाऊं? पुरानी अगर कोई चीज नहीं समझी होगी तो प्लीज अभी पूछो, वरना आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। कोई ऐसा बच्चा जिस किसी का फर्स्ट डे भी है क्लास में, तो भी उसने पूछना है। क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ूं? सब लोग साथ में अभी आ जाओ। चार्ज टू असेट का मतलब क्या होता है बेटा? यहां पे हम लोग डिप्रिसिएशन का अमाउंट असेट पे चार्ज कर रहे हैं। बैंक वाले जब आपके अकाउंट में चार्जेस चार्ज करते हैं तो आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। तो वैसे ही हम लोग डिप्रिसिएशन असेट पे चार्ज कर रहे हैं, तो असेट का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, राइट। तो चार्ज टू असेट में असेट का बैलेंस कम होगा। और जब कभी भी इस दुनिया में एसेट कम होती है, तो ध्यान रखना, हर एक बच्चे ने, जो पहला दिन भी अगर किसी क्लास में होगा तो प्लीज ध्यान दो, एसेट अगर बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। बरोबर है? लिख के रख लेना अगर किसी को पता नहीं है तो, ऊपर हेडर में। असेट अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। असेट अगर कम होती है तो क्रेडिट, है ना? किसी को लिख करके रखना है तो लिख करके ऐसा रख लो, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। एसेट अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। असेट कम हुई तो क्रेडिट। यस और नो? तो अब यहां पे डिप्रिसिएशन का अमाउंट अगर मैं असेट पे चार्ज करूंगा, डिप्रिसिएशन का अमाउंट मैं एसेट पे चार्ज करूंगा, तो एसेट का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। एसेट का बैलेंस कम होगा तो असेट को क्या करूंगा मैं? क्रेडिट। तो यहां पे लिख दिया मैंने टू एसेट। यस और नो? और डेबिट किसको करूंगा? क्या चार्ज कर रहे हैं यहां पे? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन की वजह से खर्चे बढ़ते या कम होते हैं? बढ़ते हैं। डिप्रिसिएशन खुद एक खर्चा है, तो डिप्रिसिएशन की वजह से हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। सो एक्सपेंस का भी ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस है। एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं तो उन्हें क्या करो? डेबिट करो। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन को क्या करूंगा मैं? डेबिट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यस और नो? तो बहुत सिंपल सी और प्यारी सी एंट्री पास कर दिया, डिप्रिसिएशन विल बी डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। डिप्रिसिएशन खर्चा है, डिप्रिसिएशन जैसे जैसे हम लोग चार्ज करेंगे बिजनेस में, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ रहे तो खर्चे को क्या करूंगा? डेबिट। तो दैट्स व्हाई डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। और डिप्रिसिएशन की वजह से असेट कम हो रहा है, असेट कम होता है तो असेट को क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या ये एंट्री समझ में आई सभी को? मैंने क्यों डेबिट और क्रेडिट किया? पक्का? अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर कहीं पे क्वेश्चन में बोला है कि चार्ज टू असेट है, तो क्या आप लोग ऐसी एंट्री पास कर पाओगे? डन? एनीबॉडी? चलो आगे। दूसरी तरीका है, दूसरी वाली मेथड है, वो है बेटा मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। मतलब यहाँ पे असेट को चार्ज नहीं करना है, यहाँ पे एसेट को चार्ज नहीं करना है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन की प्रोविजन क्रिएट करना है। एक बार फिर से बोलूं, यहाँ पे एसेट पे चार्ज नहीं करना है, डिप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज नहीं करना है, असेट का बैलेंस कम नहीं करना है, यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट करना है। ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो प्रोविजन को क्या करेंगे बेटा? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। दोनों एंट्री में फर्क क्या है देखना, इधर असेट क्रेडिट हुआ और इधर प्रोविजन क्रेडिट हुई। जो बच्चों को पता नहीं, एक बार फिर से बता दो, मेरे ख्याल से मैंने इसके पहले बताया था, प्रोविजन ये आप लोगों के लिए एक प्रकार से क्या है? लाइबिलिटी। फ्यूचर में होने वाले खर्चों के लिए आप अभी से प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रोविजन बढ़ती है तो क्रेडिट करो,
प्रोविजन कम होती है तो डेबिट करो। यहाँ पे प्रोविजन बना रहे हैं या कम कर रहे हैं? बना रहे, तो प्रोविजन बढ़ेगी, तो मैंने प्रोविजन को क्रेडिट कर दिया। इस वाले केस में असेट पे चार्ज किया था तो इसका नाम था चार्ज टू असेट। इस वाले केस में प्रोविजन क्रिएट किया मैंने, बनाना, बनाना, केला नहीं, मेक अ प्रोविजन, तो प्रोविजन को क्रिएट कर दिया। दोनों केस में डेबिट क्या होगा? डिप्रिसिएशन, क्योंकि दोनों केस में खर्चा तो बढ़ ही रहा है ना, चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से। एंट्री कौन सी है? डिप्रिसिएशन। खर्चा बढ़ेगा तो डिप्रिसिएशन को मैं क्या करने वाला हूं? डेबिट। हाँ, असेट पे चार्ज किया तो असेट को क्रेडिट, प्रोविजन बनाए तो प्रोविजन क्रेडिट। यस और नो? ये बात समझ में आई सभी को? चलो आगे, उसके बाद लिखो, ध्यान देना बेटा। लिख लिया है सभी ने? लिखो। डन? चलू क्या आगे? आ जाओ। तो दोनों में फर्क क्या है अभी बता देता हूं। वैसे फर्क कहीं पे दिया नहीं रहता है, बट समझ लो, ध्यान से देखना, प्लीज बातें मत करो। देख मुन्ना, ये क्या है? बैलेंस शीट, एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड। ध्यान दो, एक मैंने मशीन परचेस किया 100 लाख की, और यहाँ पे डिप्रिसिएशन कहाँ चार्ज किया? असेट पे, तो माइनस असेट का वैल्यू कम होगा ना। ये देखो मैंने कम कर दिया, आउटर कॉलम में कितना लिखा? 90, हो गया। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं असेट पे चार्ज करना। असेट की वैल्यू को मैंने क्या किया? कम कर दी। और इसे कहते हैं प्रोविजन क्रिएट करना। मशीन कितने की दिख रही है? 100। और प्रोविजन कहाँ लिखते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी है ना, क्रेडिट बैलेंस है प्रोविजन का, तो यहां लिख दिया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। कितना? 10। अरे तो सर क्या फर्क है दोनों में? बात तो एक ही है। इधर 90 लिखना क्या, या इस साइड में 100 लिख के अपोजिट में 10 लिखना क्या? इसका भी नेट क्या हुआ? 90, और ये भी कितना है? 90। अरे असेट में 10 100 लिख के लाइबिलिटी में 10 लिखना क्या, या एसेट में नेट 90 लिखना क्या? कोई फर्क है? बोल बेटा। किसमें? अल्टीमेट मीनिंग, मीनिंग सेम है। बैलेंस शीट की टोटल का अचार डालेंगे, टोटल से हमें कोई लेन देन नहीं, बरोबर है। अल्टीमेट मीनिंग इसका क्या है? 90, इसका भी 90। सिंपल, पक्का? चलो आगे। जस्ट मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर आपने चार्ज किया असेट पे तो असेट की वैल्यू कम हो जाती है, प्रोविजन क्रिएट किया तो असेट ग्रॉस वैल्यू पे दिखेगी। असेट कौन से वैल्यू पे दिखेगी? ग्रॉस वैल्यू पे। और अगर डिप्रिसिएशन असेट पे चार्ज किया तो असेट कौन से वैल्यू पे दिखेगी? नेट वैल्यू पे। क्लियर? सिंपल है। डन? अब तुम मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग करने के लिए ये दो मेथड है, मैंने दोनों जगह अकाउंटिंग एंट्री लिख दिया। अब अकाउंटिंग एंट्री इस अमाउंट के बगैर आएगा क्या रे? अकाउंटिंग एंट्री के लिए ये अमाउंट निकालना जरूरी है ना। अभी अमाउंट कैसे निकाले? AMOUNT, अमाउंट, डिप्रिसिएशन। अब बोलो अमाउंट कैसे निकालना है? अब लिखो, हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन।
अब शुरू हो जाओ, बोलो। स्ट्रेट लाइन मेथड। WDV मेथड। इसी को क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो क्या बोलते हैं? SLM। बराबर। हाँ, बोलो भैया। एक भैया ने नई मेथड लेके आई है, बोल स्क्रैप वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? हम्म, अरे ये कैसे बोल? ठीक है, देखो वैसे मेथड टोटल अगर देखा जाए तो एक 19 मेथड है टोटल डिप्रिसिएशन की, राइट? टोटल कितनी मेथड है? 19। बट हमको पढ़नी कितनी है? 6। बचपन में आपने कितनी पढ़ी थी? 2। कौन सी? यही 2। स्ट्रेट लाइन मेथड का और क्या क्या नाम है बताओ? इसी का एक और नाम है हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड। इसी का एक और नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसी का एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसी का एक और नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। भाई साहब शाम तेरे कितने नाम? 1 2 4 5। कितने नाम? 5 नाम। क्यों स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं इसको, जरा बताओ तो। अमाउंट फिक्स है तो स्ट्रेट लाइन का क्या संबंध? ईयर 1 2 3। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। कौन है रे? किसका फोन बजा? हाँ, व्हाट इज दिस? हाँ, ला तेरा फोन ला इधर। ला फोन लेके जल्दी। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हर साल का क्या रहेगा? सेम। यस और नो? ला लेके आ जल्दी, क्या डिलीट कर रहा है तू? हाँ जल्दी लेके आ। और अगर मैं एक ग्राफ के ऊपर ये डिप्रिसिएशन के सारे पॉइंट ड्रॉ करूं, यहाँ रख दे। सारे पॉइंट अगर मैं ड्रॉ करूं और उन सबको जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। यस और नो? लिख के रख लेना साइड में। डन। हिस्टोरिक कॉस्ट क्यों बोलते हैं? अभी जब फॉर्मूला बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा हिस्टोरिक कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट क्यों कहते हैं। हर बार हम लोग अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन विद द ओरिजिनल और हिस्टोरिक कॉस्ट। इसीलिए इसका एक और नाम हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड भी है। रेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। फिक्स और इक्वल इंस्टॉलमेंट क्यों बोलते हैं? अब बोलो कि अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हर साल फिक्स है या इक्वल है, इसलिए इसका एक और नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट या इक्वल इंस्टॉलमेंट भी है। क्लियर? WDV का और क्या नाम है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस और डिमिनिशिंग वैल्यू, ये WDV मेथड का नाम है। डन। चलिए आगे। ऑल सेट। उसके बाद लिखो SYD मेथड। ब्रैकेट में लिखना सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड।
उसके बाद लिखो एन्यूटी मेथड, उसके बाद लिखो सिंकिंग फंड मेथड, उसके बाद लिखो प्रोडक्शन यूनिट मेथड। हर मेथड पढ़ना है। एन्यूटी सिंकिंग फंड आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद लिखो मशीन आवर मेथड, उसके बाद लिखो डिप्लेशन मेथड, उसके बाद लिखो इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। बराबर है। प्रोडक्शन यूनिट, मशीन आवर, अच्छा ऐसे लिखोगे आर, HOUR। सर इसमें से कौन कौन से मेथड हम लोगों को पढ़ना है? रेट लाइन, WDV, SYD, प्रोडक्शन यूनिट, मशीन आवर, डिप्लेशन। इतनी मेथड आपके सिलेबस में है। सर फिर बाकी की मेथड क्यों लिखवा के दिया आपने? आपके पहले के सिलेबस में बची हुई सारी मेथड थी, तो बस नाम लिखवा करके दे दिया। पढ़ना कौन कौन सी बता दिया। आपके जो मॉड्यूल्स है नए वाले, उसके अंदर में ये सारी मेथड्स है जो मैंने येलो पेन से मार्क किया है। डन। चलिए आगे। ऑल सेट। ऑल। पढ़ू क्या? लिखा सभी ने? लिखो सबसे पहली मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड। बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फाउंडेशन का अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा है दिस साइड CA हरीश मथारिया डेप्रिसिएशन टॉपिक में। सबसे पहली वाली मेथड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन का मीनिंग हमने देख लिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दो तरीके देखे, के बाद डिप्रिसिएबल एसेट क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होता है, और हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट के अंदर में सबसे पहली वाली मेथड मैंने स्टार्ट किया है। क्या आपका GPS लोकेशन ऑन है सभी का? आपको पता है आप इस ब्रह्मांड में कहाँ हो, क्या कर रहे हो अभी? स्टार्ट करूं मैं? पक्का? तो स्ट्रेट लाइन मेथड, इसी का एक और नाम हिस्टोरिक कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, आ जाओ ना, ध्यान से सुनना। ये एक एसेट है, इसकी यूजफुल लाइफ है आपको समझाने के लिए 4 साल। इसकी कॉस्ट थी आपको समझाने के लिए 100,000। और ये एसेट जब हम लोग यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद बेचेंगे तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं रे मुन्ना गोवा? स्क्रैप वैल्यू। और स्क्रैप वैल्यू इसकी आपको समझाने के लिए 20 के। स्क्रैप वैल्यू भंगार में बेचेंगे ना एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद। भारत के लोग तो भंगार से भी पैसा वसूल कर लेते। तो यूजफुल लाइफ जब खत्म होगी तब हम लोग उस एसेट को स्क्रैप में सेल करेंगे, सैल्वेज वैल्यू, SALVAG, और स्क्रैप वैल्यू। और मुझे ऐसा लगता है एस्टिमेट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल स्क्रैप वैल्यू आज के दिन भगवान के अलावा और कोई नहीं बता सकता है। गॉड, अल्लाह, भगवान, बस उन्हीं को मालूम है कि एसेट फ्यूचर में कितने में स्क्रैप सेल होगी। यस और नो? लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लिख दिया, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि आज मैंने एसेट खरीदा, इसकी यूजफुल लाइफ 4 साल है और मुझे ऐसा लगता है कि 4 साल बाद ये एसेट शायद 20,000 में सेल होगी। कोई बच्चा बोलेगा यहाँ पे अब सर 21 में सेल हुआ तो हुआ तो हुआ, मैंने तो अंदाज लगाया 20, सर गलत हो गया तो? हाँ, गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सर ये तो फिर गलत है। हाँ, इसीलिए यही एक अकाउंटिंग का लिमिटेशन है। बचपन में पढ़ा था कि हम लोग अकाउंटिंग एस्टिमेट बेसिस पे करते हैं।
अंदाज अपना अपना, यस और नो। तो यही है वो लिमिटेशन, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू जरूरी थोड़ी कि फ्यूचर में 20,000 में ही सेल होगा, ज्यादा में भी सेल हो सकता है, कम में भी सेल हो सकता है, यस और नो। ये बात समझ में आई कि सभी को? पक्का? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 20,000 में सेल हो जाए। यानी आज असेट के लिए कितना पैसा दिया? 1 लाख। फ्यूचर में कितना पैसा वापस आएगा? 20,000। यानी नेट कॉस्ट कितनी लग रही है मेरी? 80,000। और वो 80 कितने साल में लग रही है? 4 साल में। 80,000 4 साल में, तो 1 साल में कितना? कॉमन सेंस। स्ट्रेट लाइन मेथड खत्म हो गई, आपने ही फॉर्मूला पैदा कर दिया अभी बैठे बैठे। 20,000 इज द करेक्ट आंसर। तो पहले साल का डिप्रिसिएशन 20, दूसरे साल का डिप्रिसिएशन भी 20, तीसरे साल का डिप्रिसिएशन भी 20, और चौथे साल का डिप्रिसिएशन भी 20। आपने फॉर्मूला पैदा कर दिया, आपको पता भी नहीं। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, डिप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितना था? 100 के। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 20 के, डिवाइडेड बाय 4 ईयर इज इक्वल टू 20,000 पर एनम। ऐसे निकाला होगा आपने मन के मन में जब 20,000 बोला है तो? नहीं नहीं सर, पता नहीं, बस मन से आवाज आई 20, हमने बोल दिया। तो बस उस मन की आवाज को ही मैंने इस फॉर्मूला में कन्वर्ट किया है। तो कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉमन सेंस ना। 1 लाख की एसेट थी, 20,000 तो आपको वापस मिलने वाले। बचा कितना नेट खर्चा फिर? 80। और 80 कितने साल चल रहा है? 4। 80,000 4 साल, तो हर साल 20 20 20 20। क्या था? सिंपल था। तो ये है डेप्रिसिएशन 20,000 पर एनम। किसी को कोई डाउट समस्या आपत्ति तो पूछ लो भैया। मेरे ख्याल से जो बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया उसको भी समझ में आ जाएगा। 80 4 1 20। हाँ, उसके बाद ये एक फॉर्मूला आपका काम का है, ड्यून ठेवा। लिखा सभी ने? थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब कभी कभी क्या होता है, इंस्टीट्यूट है ना, ये देखो ये थी केस 1, अब लिख रहा हूँ केस 2। कॉस्ट 100 के, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, आप प्लीज पूरा लिखोगे, एस्टिमेटेड स्क्रैप SCRAP, स्क्रैप वैल्यू कितना है आपको समझाने के लिए? 20 के। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 years एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया आपको समझाने के लिए? 20%, बराबर है। और आपको पूछा है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। चलो जवाब दो तो। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। चलो बेटा, कौन बच्चा जवाब देगा बताओ तो। यहाँ पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, कितना आएगा बेटा? 20,000। कैसे निकाला आपने? ओके,
ओके, बिल्कुल सही जवाब। कितना आसान है। दूसरे मेथड, दूसरे साल का कितना आया? तीसरे साल का? वेरी गुड। तो लिखो। बच्चों क्या अलग है दोनों में, ध्यान से देखना। जो बच्चों को नहीं समझा, सब कुछ सेम है, बस ये एक अलग चीज है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। इस बारी में आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रेडीमेड दिया हुआ है। पिछले वाले केस में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया था क्या? नो। यहां पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है। तो जब कभी भी आज के बाद आपको इस दुनिया में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया रहेगा और अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन पूछा हुआ है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? लिखो, डिप्रिसिएशन अमाउंट इफ rate is given, cost into rate, खत्म हो गया। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट इनटू रेट। काफी बार बच्चे क्या गलती करते हैं मालूम है? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है तब भी कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। नो, गलत हो जाएगा। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अगर दिया हुआ है तो कॉस्ट इनटू रेट, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। डन। सर स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करना है क्या? नो। सर फिर क्यों दिया है क्वेश्चन में? ताकि आप लोग उसे देख के कंफ्यूज हो जाओ, आप उसे यूज करो, फिर आप फेल हो जाओ, फिर से एग्जाम फीस भरो। आपके लिए एक्सपेंस, इंस्टीट्यूट के लिए इनकम। इंस्टीट्यूट अपना रिजर्व सरप्लस बढ़ाने के लिए ऐसी फालतू की इंफॉर्मेशन देते रहती है, वो बच्चे यूज करते हैं, फेल हो जाते हैं। इंस्टीट्यूट का इस एक लाइन की वजह से 100-200 करोड़ का फायदा। बच्चे फेल हो गए तो 4-4 हज़ार वापस भरते हैं ना फिर। यस और नो? तो भले बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में दी है, आपने वो ही यूज करना है जो काम की है। मैं आपके घर पे आया, मैंने आपको बोला बच्चों चाय बनाओ, अच्छी चाय पिलाओ, तो आपके किचन में बहुत सारे सामान है, सारे चाय में डाल दोगे, जो काम का है वही निकाल के डालोगे? बस वैसे ही बहुत सारी चीजें दी रहती है, जो काम की है वो उठाना है, उसको यूज करना है। सो सिंपल, 1+2 = 3। सिंपल, लिखो बेटा। कॉस्ट कितना था? 100 के। रेट 20%। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 20,000 पर एनम। कुछ था रे इसमें? ये दूसरा फॉर्मूला लिख के रखो। दो फॉर्मूला मैंने लिखवा के दिए स्ट्रेट लाइन मेथड में, और दोनों फॉर्मूला कौन से सिचुएशन में यूज करना है मालूम है? रेट दिया है तो क्या, और रेट नहीं दिया है तो क्या? रेट नहीं दिया है तो ऊपर वाला कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और रेट दिया है तो कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। दोनों फॉर्मूला समझ में आए सभी को? पक्की बात? डन। आगे बढ़ो। एक एग्जांपल पूछो यार, देखते कितने बच्चों को आता है। एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 10,000, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 2,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 years। हम्म 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 चलो बताओ कैसे। ओके, एक बच्चे ने जवाब दिया, और कोई? 20%। हाँ बोल बेटा, बोल। लास्ट बेंच, हाँ। कौन सा?
हाँ, वो 20% आया। कैसा आता रे इस फॉर्मूला से 20%, जरा मुझे भी बता। इस फॉर्मूला से 20% कैसे आता है, जरा मुझे बता। मेहता जी, ध्यान दो, उसने आपको पैसे नहीं दिए, मुझे पैसे दिए। आपको मौका मिलेगा सामने आके बोलने का। हाँ, बोलो। नहीं, उसने ये वाला बोला। एनीबडी, हाँ बोल। ओके, ओके। तो ये बच्चा आधे रास्ते तक सही था। लास्ट में उसने क्या करना चाहिए था, अमाउंट को यूज करके रेट निकालना चाहिए था। और कोई? पक्का? अच्छा, ध्यान से सुनना, कितना आसान है जरा एक बार देखो तो। आपके सामने आंसर है, स्क्रीन पे ही आंसर है, मुन्ना ध्यान देना। आपको यहाँ पे क्या पूछा है? रेट। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आपको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? रेट। डिप्रिसिएशन, कॉस्ट, रेट। रेट पूछा है, रेट पूछा है तो रेट को इधर ही रहने देता हूं। और ये कॉस्ट मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी क्या? कुछ था रे इसमें। और ये परसेंटेज में तो इनटू 100। टेन टेन अल्टी मार दिया, बचपन में करते थे ना ऐसे। इक्वल टू के साइन के इधर का उधर ट्रांसफर किया तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन। यस और नो? बरोबर है? तो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। अरे यार, अब कॉस्ट तो मुझे पता है, अमाउंट तो पता ही नहीं है। अमाउंट कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं? तो डिप्रिसिएशन की अमाउंट के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवा के दिया है, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट 10,000, स्क्रैप वैल्यू 2,000, एस्टिमेटेड लाइफ 4 साल। तो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन 2,000। अब बोलो 20%। तो ये एक और फॉर्मूला आपके जीवन में आ गया था इसमें। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। डन। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो प्लीज एक बार पहले पूछो बेटा। एनीबॉडी? सर लास्ट वाला एक बार वापस बता दो। अरे बहुत सिंपल है ना। रेट, ये देखो ऊपर के फॉर्मूला को मैंने अल्टी पल्टी करके लिख दिया, रेट इधर ही रहने दिया, और ये कॉस्ट नीचे आ गया, डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट क्या आ गया? रेट। देखो, डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट, परसेंटेज में जिए था तो इंटू 100। लेकिन अब तकलीफ यह है कि कॉस्ट पता है, 100 पता है, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं मालूम। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकाल लूंगा? ऐसे। और ये अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन आते ही यहां रख दिया, तो 2000 अपॉन 10,000 इंटू, सिंपल। किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज, एनीबडी? एग्जाम में आएगा, हाँ। चलो आगे, नेक्स्ट। बोलो बेटा, आप ब्लैक ड्रेस में, समझा? नहीं समझा? पक्का? चलो, उसके बाद लिखो सेकेंड मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV। प्यार से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं, ऊपर नाम लिखवा के दे दिया था। रिड्यूसिंग बैलेंस और डिमिनिशिंग वैल्यू। लिखा? आ जाओ, ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी मेथड है। ये असेट की एक कॉस्ट है, 10,000। और मान लो आपको क्वेश्चन में रेट दिया है 10%। मुन्ना प्लीज ध्यान दे, एक सेकंड के लिए स्टॉप राइटिंग, ध्यान दो।
सो असेट की कॉस्ट 10,000 है, रेट 10% है। बोलो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन यानी D1 कितना आया? 1000। डिप्रिसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? कम होती है, तो माइनस लिखू क्या? बोलो बचा कितना अब? 9000। ये 9000 क्या है? बुक वैल्यू। अरे मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था ना इस टॉपिक के स्टार्टिंग में, बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। बुक वैल्यू का एक और नाम क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू। ये मेथड का नाम WDV है, इसलिए WDV नहीं है। हाँ, असेट की कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू। ये रिटर्न डाउन वैल्यू कब की है? ये फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, ये सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग की है। एट द स्टार्टिंग ऑफ, एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर। डन। फिर से डिप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का 10%। ये है कॉस्ट और ये है WDV। बोलो मैं 10% इंटू WDV करूँ या 10% इंटू कॉस्ट करूँ? रुको रुको, मेथड का नाम क्या है? WDV। तो मुझे 10% इंटू WDV करना होगा। खत्म। तो बोलो कितना आया? बोलो कितना बचा? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन। थर्ड ईयर के डिप्रिसिएशन के लिए अब सेकंड ईयर का WDV यूज करूँ ये थर्ड ईयर का? रिस्पेक्टिव ईयर का डिप्रिसिएशन निकालने के लिए रिस्पेक्टिव ईयर का WDV यूज करो। थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन निकाल रहे तो थर्ड ईयर का WDV यूज करो। बोलो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग का WDV कितना है? बोलो 810। बोलो WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर कितना बचा? 7290। बोलो 10%। कितना आसान है रे जीवन, है कि नहीं? बोलो कितना बचा? 6565। ओके, कुछ बात समझ में आई सभी को? इजी एकदम। यस और नो? लिख लो, अब लिखो, लिखो फटाफट से।
आ जाओ, ये लिख लिया क्या सभी ने? डन। देखो मुन्ना, ध्यान देना अच्छे से, इससे आपको क्या समझ में आया जरा मुझे बताओ तो। यहां पे आप लोगों ने हर बार रिस्पेक्टिव ईयर के WDV से मल्टीप्लाई किया। आपने हर बार क्या किया? रिस्पेक्टिव ईयर के WDV से मल्टीप्लाई किया। इसको? रेट को। सो WDV मेथड में क्या मैं ऐसा फॉर्मूला बना सकता हूं क्या? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू अंडर WDV मेथड, WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर। रिस्पेक्टिव ईयर का मतलब क्या होता है? जिस साल का, मुन्ना वापस सुनना, रिस्पेक्टिव ईयर मतलब जिस साल का डिप्रिसिएशन पूछा वो साल का WDV। एक बार मेरे साथ फिर से बोलो, जिस साल का डिप्रिसिएशन पूछा वो साल का WDV मतलब रिस्पेक्टिव ईयर का WDV। मान लो तीसरे साल का डिप्रिसिएशन पूछा तो कौन से साल के WDV से मल्टीप्लाई करोगे? तीसरे साल के स्टार्टिंग के। चौथे साल का डिप्रिसिएशन पूछा, कौन साल के डिप्रिसिएशन मल्टीप्लाई करोगे? फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन पूछा तो फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग का WDV। तीसरे साल का डिप्रिसिएशन पूछा तो रेट मल्टीप्लाइड बाय तीसरे साल के स्टार्टिंग का WDV। दूसरे साल का डिप्रिसिएशन पूछा तो रेट मल्टीप्लाइड बाय दूसरे साल के स्टार्टिंग का WDV। और पहले साल का डिप्रिसिएशन पूछा तो रेट मल्टीप्लाइड बाय पहले साल का स्टार्टिंग का WDV। ये ही क्या है? कॉस्ट। क्योंकि अभी अभी तो असेट खरीदा, तो असेट खरीदते ही जिस वैल्यू पे बुक में रिकॉर्ड करते हैं वो ही वैल्यू कॉस्ट होती है। तो फर्स्ट ईयर में असेट के जिंदगी के पहले साल में कॉस्ट ही WDV है। समझ में आया? पक्की बात? ये लिख लिया सभी ने? लिखो बेटा फटाफट से। सो WDV ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया आपका फॉर्मूला। कुछ था इसमें? बोलेगी जरा SLM और WDV कंपेयर करके बताओ तो मुझे, दोनों में क्या दिख रहा है आपको? ये लिखा सभी ने फॉर्मूला? क्या मैं स्क्रॉल कर सकता हूं इसको? पक्का? एनीबॉडी? इधर सभी ने लिखा बेटा पीछे? अब देखो तो, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड। मान लो रेट कितना है? 10% और असेट की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 10,000, 10,000। डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, बोलो बेटा कितना रहेगा स्ट्रेट लाइन में? कॉस्ट इनटू रेट। बोलो कितना आया? बोलो बचा कितना? बोलो क्या आया? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन 10%। अगेन SLM का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट इनटू रेट। अगेन 1000। बोलो बचा कितना? 8000। ये क्या बचा? WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर। अगेन थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन, फिर से कॉस्ट इनटू रेट। कितना आया? अगेन 1000। और यही फॉर्मूला था ना SLM में? भूल गए क्या रे SLM का फॉर्मूला? SLM में फॉर्मूला क्या था? रेट अगर दिया है तो कॉस्ट इनटू रेट। तो हर बार SLM में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कॉस्ट से। बोलो बोलो, हर बार किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कॉस्ट से। इसीलिए उसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट या हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड है। हर बार किससे मल्टीप्लाई करना है? कॉस्ट से। तो देखो मैंने हर बार कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया 10,000। बोलो बचा कितना? 7,000। WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर। वही अगर मैं बात करूं WDV की, तो यहाँ पे एक कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर 10%, कितना आया? 1000। बोलो बचा कितना? 9000। WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, फिर से 10%। अब WDV मेथड में किससे मल्टीप्लाई करना है? WDV से। बोलो बचा कितना? बोलो क्या ये WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर? बोलो किससे मल्टीप्लाई करना है? WDV से। बोलो बचा कितना? कुछ बात समझ में आई क्या? दोनों मेथड में फर्क समझ में आया? क्या फर्क है दोनों मेथड में? सबसे पहला फर्क ना, यहाँ पे अमाउंट सेम है। WDV में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन
सेम, कांस्टेंट, फिक्स। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसा है? डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग, मतलब हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन देखो कम 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 कम। देखो हर अगले साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कम कम हो रहा है क्या? पहले साल कितना था डब्ल्यूडीवी में अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन बताओ? 1000। दूसरे साल कितना हो गया? 900। तीसरे साल, उसके बाद देखो कम कम कम। इसलिए इसका नाम क्या है? डिमिनिशिंग वैल्यू और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लेकिन यहां पे अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हर साल फिक्स फिक्स फिक्स। यस और नो? अगर मैं डब्ल्यूडीवी मेथड में अगर ऐसा एक ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा ग्राफ? एसएलएम का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? यस और नो? बात समझ में आ रही क्या गाइस? उसके बाद फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन सेम एज इन डब्ल्यूडीवी, फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन सेम एज इन एसएलएम। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन दोनों का सेम है, चेक कर लो। अगर रेट सेम है तो चेक करो 1000 1000। यस और नो? स्ट्रेट लाइन मेथड में एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बैलेंस विल बी इक्वल टू एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। स्ट्रेट लाइन मेथड में असेट की यूजफुल लाइफ जब खत्म हो जाएगी तो जितना एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू था उतना ही बैलेंस बचेगा। सर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 0 है तो 0 बचेगा। सर यकीन नहीं है, चेक करके बताओ। अभी बता देता हूं। एक असेट है 10,000 रुपए की, बरोबर है? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है आपको समझाने के लिए 25%, या फिर रेट वेट कुछ नहीं दिया, ऐसा समझो। आपको ये दे दिया है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आपकी 2000 और यूजफुल लाइफ आपको दिया है समझ लो 4 साल, बरोबर है? चलो बताओ तो मुझे डिप्रिसिएशन कितना आएगा हर साल? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितना है? 10, 2, 4, 4 साल कितना बचा? बोलो बेटा। 2000 पर एनम। बोलो अब असेट की कॉस्ट कितनी थी बता? 10 माइनस डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का, डिप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का, डिप्रिसिएशन थर्ड ईयर का, डिप्रिसिएशन फोर्थ ईयर का। किसका फोन है? ये 4 साल का डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, बोलो कितना बचा? यही क्या है आपका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। था क्या इसमें? मैजिक नहीं है, कॉमन सेंस विच इज वेरी अनकॉमन। सिंपल है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो मैंने वाक्य लिखा एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ आपकी बैलेंसिंग फिगर कितनी बचेगी असेट की? बैलेंस विल बी इक्वल टू इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। सर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अगर 0 होता तो 0 बचेगा। चेक कर लो। जीरो। सिंपल। बट यहां पे एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बैलेंस में बी any other amount but can never become जीरो। जीरो कभी नहीं होगा डब्ल्यूडी मेथड में। एसएलएम में जीरो हो सकता है, देखो मैंने अभी प्रूव करके बताया, बट डब्ल्यूडीवी में कभी भी जीरो नहीं होगा। सर क्यों? अरे बाबा हर बार आप डब्ल्यूडीवी में से डिप्रिसिएशन का परसेंटेज मान लो आपको समझाने के लिए 20% है, आप कोई तो फिगर से 20% माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 80%।
हर बार 20% माइनस करने के बाद बचेगा कितना? 80। और 80% कैन नेवर बिकम अ जीरो। यकीन नहीं आता है तो 1 करोड़ बार करके देखो। 10 लाख रुपए की असेट है या 1,000 रुपए की असेट है, हर साल 20-20% कम हो रहा है। लो कैलसी पे 10,000, 10,000 -20% का साइन, -20% का साइन, आपके साथ जन्म खत्म हो जाएंगे बट कभी जीरो नहीं आएगा, इंफिनिटी आ जाएगा, ई लिखा हुआ आ जाएगा कैलसी पे। और जो कैलसी चाइना के है वहां पे जीरो आ जाएगा। बराबर है? कितना भी बार करते रहो। अरे कॉमन सेंस है। 10,000 में से 20% माइनस किया तो बचेगा कितना? 8,000। फिर 8,000 में से 20% माइनस किया तो कितना बचेगा? 6,400। कभी भी हर बार आप 20%, जब जो भी फिगर बचेगी वो 20% से तो बढ़ी ही रहेगी ना, और वो कभी जीरो नहीं हो सकती। डन। हाँ वो आते रहेगा और आखिरी में इन्फिनिटी आ जाएगा जहां कैल्सी की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी इस गुत्थी को सॉल्व नहीं कर पाए। डन। हाँ। काय लिहायचं आहे बाळा? हे ली मग पटपटली. काय करत होता तू? अरे रताड्या. ए, रताड़ू अगर काफी दिनों तक धूप में रखने के बाद कैसा सूख के थोड़ा पतला हो जाएगा, वैसा हमारा हीरो पीछे का सूखा हुआ रताड़ू। लिखा गया? पूरा क्लास इंतजार कर रहा है तेरा। ओमकार, स्वरूपा। अरे मैं तेरा नाम थोड़ी ले रहा था। हो गया है ना? पक्का बहुत ही जल्दी हो जाता रे तेरा। कैसा है रे ये? मैगी है? ओम, आडनाव काय आहे तुझं? ओम? हाँ, पालकर। ले लग जाता तो पालेकर हो जाता भाई। अमोल पालेकर एक्टर है बहुत बड़ा, मालूम है ना? नहीं मालूम? क्या लगना चाहिए था बस वहां पे? ले, चलो ध्यान दो अच्छे से। तीसरी मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, SYD। लिखो फटाफट से, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। लिखा? लिखो इसका फॉर्मूला। एप्रिसिएशन इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ remaining including current year upon SYD multiplied by cost minus estimated scrap value। खत्म। SYD, SYD सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। अच्छा सर वो क्या चीज है? अच्छा SYD में समझाओ। ये देखो, एक असेट की यूजफुल लाइफ आपको समझाने के लिए 4 साल है। कितनी है? 4 साल। 4 साल के अंदर में 4 तक जितने भी डिजिट आते हैं सबकी टोटल कर दो। SUM सम म्हणजे टोटल ना। बोलो। एक, 4। SYD क्या आ गया? 10। कोई एसेट की यूजफुल लाइफ 3 साल है। 3 साल तक लिखो, 1 2 3 करो टोटल 6। SYD क्या आ गया? 6। बचपन में छोटे बच्चे करते थे ऐसे। कोई एसेट की यूजफुल लाइफ 7 साल है। चलो कोई एसेट की यूजफुल लाइफ 50 साल है। बताओ मुझे, आपके पास सिर्फ 4 सेकेंड है। असेट की यूजफुल लाइफ 50 साल है। बोलो। असेट की यूजफुल लाइफ 50 साल है। बोलो SYD कितना आएगा?
1225 और कोई? अरे बहुत इजी है, फॉर्मूला लिख के दूं क्या इसका एक और? अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं है तो फॉर्मूला लिख दूं क्या? फॉर्मूला n इन ब्रैकेट n+1/2। देखो 4 साल है ना, 4 इन ब्रैकेट 4+1/2 सेम आ रहा है क्या? देखो आंसर, अरे सेम आ रहा है, दोनों में से कोई भी फॉर्म मेथड यूज करो। n इन ब्रैकेट n+1/2, n क्या है? टोटल यूजफुल लाइफ, सिंपल है। n मतलब क्या है? टोटल यूजफुल लाइफ। तो या तो 1+2+3+4 कर लो, या तो n इन ब्रैकेट n+1/2 कर लो। 3 लिखा बेटा, लिखा, लिखना 1275 बरोबर है बेटा। ये बच्चा 1225 बोल रहा था ना, इसलिए फिर मैंने फॉर्मूला बताया। सही बोला भाई, तो राइट ब्रदर, इधर। डन। ओके, ये लिखा है सभी ने? यार मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, बहुत बोर करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल गाइस, बाय। बाकी हम लोग देखेंगे 2